अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम स्टडी कर रहे थे यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स में। आज हमारा थर्ड लेक्चर है यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो ट्रेसर्स एज अ रेडियो ट्रेसर्स इन इंडस्ट्री। पहले हमने मेडिकल ट्रीटमेंट में उसको यूज किया, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में यूज किया और उसके बाद हमने उसको केमिस्ट्री में कहाँ यूज होता है वो उसका यूज देखा। और स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स इन इंडस्ट्री, कि आप इसको इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इन इंडस्ट्री रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स आर यूज बोथ इन रिसर्च एंड इन प्रोसेस कंट्रोल्स। आप इसको रिसर्च में भी यूज करते हैं और प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए भी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है, ओपन हार्ट प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस जो हैं वो प्रोसेस कंट्रोल हो जाते हैं। इन प्रोसेस को हम प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कहते हैं। या आपके पास है जैसे स्टूडेंट सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, या उसके बाद आपके पास है सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड्स। ये सारे जो हैं ये ट्रेसर्स की मौजूदगी में होते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास यही है कि यूज ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन इंडस्ट्री। तो नंबर 1 इज द सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल। मेटल का डिफ्यूज होना। स्टूडेंट्स मेटल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि इन द सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ अ मेटल जस्ट द पोजीशन ऑफ एन एटम्स इंटरचेंज। जो मेटल के एटम्स होते हैं उनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती हैं, इसको आप क्या देते हैं सेल्फ डिफ्यूजन। या अगर आप दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आपस में मिक्स कर दें तो वन क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम रिप्लेस्ड बाय अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स, तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के एटम्स को दूसरे सॉलिड के एटम्स क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, रिप्लेस कर देते हैं। और इस रिप्लेसमेंट को हम क्या देते हैं सेल्फ डिफ्यूजन। सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन एटम विद इन द क्रिस्टल लेटिस। ये क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन का चेंज होना है। इट्स आल्सो ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग वन क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड, सो द चेंज इन पोजीशन अकर और द मिक्सिंग ऑफ एन एटम्स टेक्स प्लेस। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स अगर यहां पे मैं आप लोगों को सिखाना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि फर्ज करें आपके पास ये दो किस्म के मेटल एटम्स मौजूद हैं, ये लेयर्स ऑफ एटम्स हैं। इसको मैं 1 कह देता हूं और इसको मैं यहां पे कह दूंगा नंबर 2। ये आपके पास लेयर है सेकंड। ये भी आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब स्टूडेंट्स हम इनको मिक्स कर देते हैं। जब हम इनको मिक्स करेंगे, इनको मिक्स करने के बाद कुछ पोजीशंस यूं हो जाएंगी। और ये जो ब्लू कलर वाले एटम है ये भी यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। मतलब ये वाली जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम क्या देते हैं सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल, कि इसमें जो मेटल्स के एटम है वो डिफ्यूज हो गए हैं। मैंने कहा ये आपके पास कोई एक मेटल है, ये कोई दूसरी मेटल है। जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो ये ऐसे आपस में मिक्सिंग जाहिर करेंगे और मिक्सिंग के बाद भी इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्रिस्टलाइन ही होगी। लेकिन जस्ट हुआ क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम्स, के जो एटम्स हैं वो इंटरचेंज हो गए हैं, उनकी मूवमेंट हो गई है, उनकी पोजीशन तब्दील हो गई है। सो द मूवमेंट ऑफ सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल विच इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एटम। जो मेटल का डिफ्यूज होना है वो स्टूडेंट्स है क्या चीज है, बेसिकली द मूवमेंट ऑफ एटम्स। ये एटम्स की मूवमेंट है, एटम्स की पोजीशन का चेंज होना है विद इन अ क्रिस्टल लेटिस। ये किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर हो सकता है जिसमें एटम्स की पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये स्टूडेंट्स होता कब है, व्हेन वन सॉलिड इज पेनिट्रेट इनटू अदर। जब आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को दूसरे में पेनिट्रेट करते हैं, जैसे ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड था, ये आपके पास कोई दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड था। जब आपने इनको पेनिट्रेट किया तो पेनिट्रेट करने के बाद ये वाली जो स्ट्रक्चर आपके पास बन रही है ये रिप्रेजेंट करती है सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल। सो व्हेन सॉलिड मेटल पेनिट्रेट इनटू ईच अदर, जब सॉलिड मेटल्स एक दूसरे में पेनिट्रेट करती हैं। और अगर स्टूडेंट्स मैं यहां पे एग्जांपल देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा अलॉय। एग्जांपल्स में आप कह दें अलॉय।
अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल का जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? अलॉय होता है। तो ये देख ले, और इसमें आप बेशक एग्जांपल देना चाहें तो आप किसकी दे दें स्टूडेंट्स? अलॉय में बरास की। इसकी एग्जांपल्स में हम क्या ले लेते हैं? ब्रास ले लेते हैं। पीतल जिसको कहते हैं, मतलब अलॉय है, जो पीतल है वो भी मेटल्स का क्या है? मिक्सचर है। तो इसको आप अलॉय, अलॉय इज फाउंड बाय द सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल, ब्रास इज फाउंड बाय द सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल। ये मेटल के सेल्फ डिफ्यूज होने से, मेटल्स के आपस में पेनिट्रेट करने के बाद वजूद में आता है। तो ये आपके पास था सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल। मैं अगेन बता रहा हूं, इन द सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल जस्ट द पोजीशन ऑफ एन एटम्स इंटरचेंज। जो मेटल्स के एटम होते हैं उनकी जो पोजीशंस हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं। सो व्हेन टू मेटल्स पेनिट्रेट इनटू ईच अदर, जब दो मेटल एक दूसरे में पेनिट्रेट करती हैं, देन देयर एटम्स इंटरचेंज, तो उनके जो एटम हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने मेटल 1 कही और मेटल 2 कही, जब आपने दोनों को मिक्स किया तो दोनों की पोजीशन क्या हो गई स्टूडेंट्स? चेंज हो गई। और इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी है अलॉय। अलॉय होता है हमारे पास मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, दो या दो से ज्यादा मेटल का मिक्सचर। और जैसे हमने एग्जांपल किसकी ली? ब्रास की। ब्रास हम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? पीतल को कहते हैं। ये सिर्फ मेटल्स का मिक्सचर है। इसको डिटेल में तो मैं आपको क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा कि व्हाट इज ब्रास, हाउ इट इज फॉर्म, वो सारा प्रोसीजर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। सिर्फ यहां पर आप एग्जांपल के तौर पर याद रखेंगे कि व्हेन अ सॉलिड metals penetrate into each other then the positions of an atom interchange। तो जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती हैं। और यहाँ पे आप लोगों के नॉलेज में इजाफा करने के लिए मैंने एक प्रोसेस का नाम लिखा है, रॉबर्ट ऑस्टन प्रोसेस। स्टूडेंट, ये जो रॉबर्ट ऑस्टन प्रोसेस है, ये बेसिकली गोल्ड और लेड की जो है वो सेल्फ डिफ्यूजन है। ये इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं? रॉबर्ट ऑस्टन प्रोसेस। Robert Austin process is basically represents the diffusion of gold in lead bar। मतलब lead coil में या lead bar में gold का diffuse होना स्टूडेंट्स, इसको हम कह देते हैं Robert Austin प्रोसेस। तो ये था सेल्फ डिफ्यूजन। और नंबर 2 जो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोसेस है वो है एज अ कैटालिस्ट। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इसका यूज देख रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन है बेसिकली। कोबाल्ट 60, जो कोबाल्ट होता है वो गैमा रेज इमिट करता है। हमने ये पढ़ा भी हुआ है, मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि कोबाल्ट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड इट इज गैमा रेज एमिटर एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट कैंसर विद इन अ बॉडी। ये पहले एप्लीकेशन में बता चुका डिटेल में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली जो कोबाल्ट 60 है वो गैमा रेज इमिट करता है। और हम यहां पे क्या करते हैं, इसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स यहां पे मौजूद है अल्कीन। ये आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। और यहां पे हमारे पास स्टूडेंट्स हमें पता है एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एटम है और ये क्या है स्टूडेंट्स? पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम है। हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे और ये वाला Br जो है वो इस कार्बन को दे देंगे। तो हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर यूं बन जाएगी स्टूडेंट्स। ये आपके पास बन गया CH3, जब ये वाला H इस कार्बन के साथ आ जाएगा तो CH3, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, और साथ क्या आ गया आपके पास? Br। और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास कंपाउंड बना है इसको हम कहते हैं अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड। और ये बना कैसे है कि आपने स्टूडेंट्स क्या ली? इथीन, और उसमें एडिशन कर दी किसकी? हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, हैलोजन एसिड की। सो द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड, फॉर्मेशन ऑफ alkyl halide by the reaction of alkene with that of HBr is the result of the use of gamma radiation। ये जब आप गैमा रेडिएशन को यूज करते हैं यहाँ पे, देन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके पास कोबाल्ट 60 गैमा रेस जो इमिट हो रही हैं उनको यूज करके रिएक्शन को स्टार्ट करने के बाद ये तब आपके पास रिएक्शन होता है, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं होता। तो याद रखें कि
एज अ कैटालिस्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल होती हैं? आप कहेंगे कोबाल्ट 60 एमिट गैमा रेज। जो कोबाल्ट 60 है वो गैमा रेज को इमिट करता है एंड दीज गैमा रेज वर यूज्ड एज अ कैटालिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम इथीन एंड हैलोजन एसिड, फ्रॉम अल्कीन एंड हैलोजन एसिड। आप हैलोजन एसिड और अल्कीन का रिएक्शन जो करवाते हैं स्टूडेंट्स, वो गैमा रेज की मौजूदगी में करवाते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो है वी कैन स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। हम रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन 12 विच इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आप कार्बन 12 को यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत से प्रोसेस हैं जिसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन है, या पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन है, या पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसिटाइलिन है, या आपके पास पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट है, आपके पास अक्राइलिक रेजाइंस हैं। मतलब इनकी जो पॉलीमराइजेशन है वो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं यूजिंग अ कार्बन 12 आइसोटोप। तो आप उसे बताएंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल ब्रोमाइड, पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल एसीटेट एंड फॉर्मेशन ऑफ मैनी अक्राइलिक रेजाइंस। These were because of carbon 12. These were studied by using a carbon 12. और आप इनकी स्टडी करते हैं कार्बन 12 को यूज करते हुए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कि रेडियो एक्टिव कार्बन 12, जो कार्बन 12 है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज यूज्ड टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ अ मैनी रिएक्शन। और जिनमें मैंने पहला क्या लिखा है स्टूडेंट्स? पॉलीमराइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन? स्टूडेंट्स याद रखना, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स ज्वाइन। Polymerization basically is the process in which large number of monomers having a low molecular mass join and form a huge structure having a high molecular mass, having a complex structure. The product form is called a polymer and phenomena is known as polymerization. Monomer basically आपके पास रिपीटिंग यूनिट है, बेसिक यूनिट है पॉलीमर का। When large number of monomers join, जब मोनोमर्स ज्वाइन करते हैं जो तादाद में ज्यादा होते हैं तो आपके पास एक बड़ी स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम स्टूडेंट्स क्या कह देते हैं? पॉलीमर कह देते हैं। तो पॉलीमराइजेशन आप क्या बताएंगे? पॉलीमराइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स which are small in size and have a low molecular mass joined together and form a huge structure which is a complex structure which is basically a network of bonding having a high molecular mass. It's known as a polymer and phenomena is known as a polymerization. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो था वो था पॉलीमराइजेशन। और अगर मैं पॉलीमराइजेशन की अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फॉर्मेशन ऑफ आपके पास विनाइल क्लोराइड है और विनाइल क्लोराइड से आप बनाएंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद आपके पास विनाइल एसीटेट और उससे आप बनाएंगे पॉलीविनाइल एसीटेट। उसके बाद आपके पास है जैसे इथीन, और स्टूडेंट्स इथीन से आप बना सकते हैं पॉली इथीन। क्या बना सकते हैं स्टूडेंट्स? इथीन से पॉली इथीन। ये सारी की सारी एग्जांपल्स आपके पास किसकी आ गई? पॉलीमराइजेशन की। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास अल्काइलेशन। इसमें मैं बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारे पास फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है, उसकी दो टाइप्स हैं, एक अल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है, सेकंड ईयर में भी और बीएससी में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर अराउंड अबाउट 5 या 6 है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाला, उसमें आपने फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को स्टडी किया है। उसके बाद इट इज यूज्ड आल्सो इन द कैटालिटिक सिंथेसिस। मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्शन वर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन एंजाइम्स। बहुत से रिएक्शन है जो एंजाइम्स की मौजूदगी में होती हैं, जो कैटालिस्ट की मौजूदगी में होती हैं। एंड समटाइम वी कैन आल्सो सिंथेसाइज अ कैटालिस्ट जो रिएक्शन में यूज होता है एज एक्टिवेटर के तौर पर, जो रिएक्शन को कैरी करता है। तो इस मतलब ये 3 यूज आपके पास हो गए। नंबर 1 इज इन पॉलीमराइजेशन, इसमें आप इसको यूज करते हैं, अल्काइलेशन में आप इसको यूज करते हैं और आप इसको कैटालिटिक सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद नंबर 4 यूज क्या है स्टूडेंट्स? यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग बेसिकली लेबलिंग इफेक्ट है।
वो आपके पास ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम का हो सकता है, या आपके पास लुब्रिकेशन हो सकती है, ये वाली लुब्रिकेशन ऑफ ऑयल हो गया, या ग्रीस हो गया, या ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम हो गया। इनकी यूनिफॉर्मिटी जो है, जो मिक्सिंग है, आया कि वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, उसको स्टडी करने के लिए भी हम रेडियो एक्टिव ट्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं। यूनिफॉर्म मिक्सिंग का मतलब है लेबलिंग। अगर आपके पास लुब्रिकेशन है, ऑयल की है, ग्रीस की है, आया कि वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, उसको स्टडी करना है। या ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मिक्स होना है, या पेट्रोलियम में किसी शय का मिक्स होना है। जैसे आप कहते हैं ब्लेंडिंग ऑफ टेट्राइथाइल लेड, टेट्रामिथाइल लेड, ये टेट्राइथाइल लेड और टेट्रामिथाइल लेड वी यूज एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बट कैन मेक अ फ्यूल क्वालिटी बैड। लेकिन ये जो पेट्रोल की या जो आपके पास फ्यूल है उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, वेरी बैड कर देते हैं। लेकिन इनकी मिक्सिंग जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्रीज इनकी मिक्सिंग क्या करती हैं, यूनिफॉर्म करती हैं। तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग को चेक करने के लिए भी आप स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, फिफ्थ यूज विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, हमारे पास, हमें पता है बाइक में इंजन के अंदर हमारे पास जो है ना वो पिस्टन भी होते हैं और रिंग्स भी होते हैं, और मोस्टली जो हमारे पास पिस्टन है वो स्टील का बना होता है स्टूडेंट्स। और जो हम फासला रखते हैं या जो जिस सिलेंडर में जहां पे बर्निंग हो रही होती है, वहां पे जब हम पिस्टन को फिट करते हैं, हम देखते हैं कि वहां पे जो वाइवा होना चाहिए वो वाइवा ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इतना होना चाहिए 0.004, मतलब 0.004 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब इससे ज्यादा वाइवे वाला आप यूज नहीं कर सकते हैं, या जो वाइवा विड्थ होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। अब होता क्या है, जब बाइक्स रन करती हैं, रन करने के बाद क्योंकि हमें पता है कि वो जो हमारे पास पिस्टन बना होता है बेसिकली मेड अप बाय अ स्टील एंड इट इज फॉर्म्ड, वी मेक इट रेडियो एक्टिव बाय थ्रोइंग अ न्यूट्रॉन ऑन इट। हम उस पर न्यूट्रॉन की बौछार करके उसको रेडियो एक्टिव बना देते हैं, उस पर रेडियो एक्टिविटी की एक तय चढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स। वो जो तय है, जब वो तय उतरना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब उसका जो वेयर है, उसका जो क्लॉथ है वो उतरना शुरू हो गया है। और अगर उसका वो वेयर, वो जो क्लॉथ टाइप मटेरियल हमने ऊपर चढ़ाया है रेडियो एक्टिविटी की फॉर्म में, अगर वो उतरना शुरू हो गया है, ऑयल के साथ वो नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है वो जो वेयर है, वो जो आपका आपने पिस्टन के ऊपर वो जो वेयर क्लॉथ टाइप मटेरियल चढ़ाया हुआ था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, स्टूडेंट्स इसका मतलब है वो खराब होना शुरू हो गया और उसका डायमीटर बढ़ना शुरू हो गया, उसकी विड्थ बढ़ना शुरू हो गई है। और जब उसका वो जो रास्ता है जहां से वो लुब्रिकेशन हो रही होती है, अगर तो वो रास्ता ज्यादा हो जाए और उसकी रगड़ की वजह से ऊपर वाली जो तय है वो उतरना शुरू हो जाए, तो हमें पता है जो पिस्टन है वो जो हमारे पास इंजन होता है उसके अंदर से लुब्रिकेंट ऑयल को खाना शुरू कर देता है, जो कि धुएं की फॉर्म में फिर हमें नजर आता है। और इसका मतलब है कि बैड क्वालिटी फ्यूल अगर हम यूज करेंगे, लुब्रिकेशन पुअर होगी, तो जो आपके पास पिस्टन है उसका जो वेयर होगा, ऊपर वाला जो क्लॉथ होगा स्टूडेंट्स, वो खत्म हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, जो कि बैड फ्यूल है, बैड क्वालिटी फ्यूल के यूज होने की वजह से है, या पुअर लुब्रिकेशन की वजह से है, या आपने जो लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल यूज किया है उसकी जो क्वालिटी है वो वेरी पुअर है, वेरी बैड है। दैट्स व्हाई द वेयर ऑफ अ रिंग पिस्टन डिस्ट्रॉय सून इफ वी यूज अ बैड क्वालिटी फ्यूल। तो इसीलिए जो फ्यूल गंदा इस्तेमाल करने की वजह से जो रिंग पिस्टन है वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो पिस्टन है वो तो स्टील का बना होता है और उसमें 3 रिंग होते हैं, वो भी स्टील के बने होते हैं, वो सीलिंग रिंग होते हैं स्टूडेंट्स। और अब मैं यहां पे थोड़ा डिटेल बता देता हूं कि वेयर ऑफ अ पिस्टन रिंग एंड गियर्स इन इंजन एंड देयर लुब्रिकेशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ रेडियो एक्टिविटी। आप पता लगाने के लिए कि आया कि वो जो आपने पिस्टन या गियर्स यूज किए हैं वो ठीक हैं या वो खराब हो गए हैं, या उनमें जो लुब्रिकेशन है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, उसको चेक करने के लिए हम स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिविटी को यूज करते हैं। और मैंने बताया कि जब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फ्रॉम स्टील, तो हम इस पर न्यूट्रॉन डालते हैं और इसके ऊपर रेडियो एक्टिव तय चढ़ा देते हैं, फिर इसको हम फिट करते हैं इन अ सिलेंडर वेयर द बर्निंग प्रोसेस अकर, उस सिलेंडर में जहां पे बर्निंग का अमल हो रहा होता है। और याद रखिएगा, पिस्टन रिंग मेड अप बाय स्टील, स्टूडेंट्स ये स्टील का बना होता है, एंड वी मेक इट्स सरफेस रेडियो एक्टिव बाय थ्रोइंग अ न्यूट्रॉन ऑन इट या बीटा पार्टिकल्स ऑन इट। आप उस पे न्यूट्रॉन्स या बीटा पार्टिकल्स को यूज करके तय चढ़ा देते हैं, एंड ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। और आपने जिस सिलेंडर में इसको फिट करना है वहां पे लुब्रिकेशन होनी चाहिए,
अगर रगड़ होगी तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, तो इसीलिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बाय डिटरमाइनिंग द रेडियो एक्टिविटी रिमूव्ड बाय द ऑयल, जब ये ऊपर से इसकी तय उतरना शुरू हो जाती है तो वो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी वाली तय उतरना शुरू हो जाती है। और जब वो उतरना शुरू हो जाती है तो हम चेक करते हैं कि कितनी हद तक जो ऑयल है वो उसको उतार रहा है, और उस की मदद से हम पिस्टन रिंग का जो वेयर है, जो क्लॉथ है, उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिटरमाइन करते हैं और उसको मेजर करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का तीसरा लेक्चर था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हम यूज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इन इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स किस में इस्तेमाल किया आज आपने? इन इंडस्ट्री। आपने इसको इंडस्ट्री में यूज किया है, और मैंने बता दिया है कि आप इसको रिसर्च प्रोसेस में और प्रोसेस कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल था। मैं हल्का सा रिव्यू कर दूं कि सेल्फ डिफ्यूजन ऑफ मेटल बेसिकली द मिक्सिंग ऑफ वन मेटल इनटू अदर, विच इज द बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। ये अलॉय का बनना होता है जिसमें बरास है, या मैंने बताया रॉबर्ट ऑस्टन डिफ्यूजन, रॉबर्ट ऑस्टन साइंटिस्ट था, उसने डिफ्यूजन की गोल्ड की और लेड की, जिसको हम कहते हैं गोल्ड एंड लेड बार डिफ्यूजन बाय ऑस्टन, रॉबर्ट ऑस्टन। उसने ये जो प्रोसेस किया था उसका नाम ये था। फिर हमने कहा एज अ कैटलिस्ट, वो मैंने बताया कि कोबाल्ट 60 गैमा रेज इमिट करती है, जिसको हम अल्काइल हैलाइड के बनने में एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अल्कीन। और उसके बाद था मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैंने बता दिया पॉलीमराइजेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अल्काइलेशन में इसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हमारे पास कैटालिटिक सिंथेसिस में इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ मैंने बताया यूनिफॉर्म मिक्सिंग। आप पेट्रोल की ब्लेंडिंग करें, आप ग्रीस की ब्लेंडिंग करें, या आप ऑयल की मिक्सिंग, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, अगर आप मिक्सिंग करें और चेक करें आया कि मिक्सिंग यूनिफॉर्म है या नहीं है, उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद तो मैंने बड़ा डिटेल में बताया कि डिटरमाइनिंग द वेयर ऑफ अ पिस्टन, या आपके पास ये जो गियर्स वगैरह होते हैं, इनके जो ऊपर वाली तय है, आया कि वो सही है या वो उतर गई है या किस हद तक ख़राब हो गई है। ये मैंने बताया कि हम जब उसको स्टील से तैयार करते हैं तो उसके ऊपर रेडियो एक्टिव तय चढ़ा देते हैं, एक बाय थ्रोइंग अ न्यूट्रॉन, उस पर न्यूट्रॉन ऐड करके, और जब वो तय उतरना शुरू हो जाती है तो इससे हमें समझ में आता है कि वो जो हमारा पिस्टन है, वह जो रिंग पिस्टन है, वो ख़त्म होना शुरू हो गए हैं। और याद रखिएगा ये होता है बिकॉज ऑफ पुअर फ्यूल, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ पुअर ऑयल या पुअर लुब्रिकेशन। या तो लुब्रिकेशन ही बुरी हो, मतलब इतनी अच्छी ना हो, या फिर वो जो आप फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक बुरा हो, इससे स्टूडेंट्स ये हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का टॉपिक था। हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू दिस टॉपिक देन टेल मी ऑन माय पर्सनल नंबर, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का स्टूडेंट्स यूज किस में? इन इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स इसका यूज था। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।